कार्यकर्ता हूं और संघ के अलावा और कोई दायित्व मेरे को अभी तक नहीं मिला। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है और जिया के माध्यम से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और देश एक चुनाव के माहौल में है। हमारा कर्तव्य क्या है, यह मुख्य मुद्दा है। हमारा देश जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो जो उस लड़ाई को नेतृत्व कर रहे थे उनके मन में क्या था और वे लोग कौन थे, उनका आचरण कैसा था, उनके मन में विचार क्या था, देश के बारे में कल्पना कैसी थी। आजादी के बाद संविधान बनाते समय उनके मन के भाव क्या थे, किस उद्देश्य के साथ फिर संविधान बना और धीरे धीरे हम कहां आ गए, यह मूल प्रश्न है। और इसलिए एक एक नजर हम डालते अगर निकलेंगे, देखेंगे तो देश की जो आजादी की लड़ाई, उसका नेतृत्व करने वाले लोगों के मन में एक देश की कल्पना थी। वे चाहे महर्षि अरविंद थे या गांधी जी थे, लोकमान्य तिलक थे अथवा मालवीय थे, विपिन चंद्र पाल थे और लाजपत राय थे, राजगोपालाचारी थे अथवा सावरकर जी थे, गोपीनाथ बरदलोई भी थे। अर्थात देश के किसी भी हिस्से में उस समय जो देश की आजादी का नेतृत्व कर रहे थे उनके मन में एक राष्ट्र की कल्पना थी। कारवां आते गए और हिंदुस्तान बसता गया, ये किसी के मन में नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण बात है। बंकिम बाबू ने जब वंदे मातरम लिखा है तो वो तुम ही दुर्गा दश परिणन धारणी कमला कमल दल विहारणे नमामि त्वाम, ये भारत पता क्या है, अपना भारत राष्ट्र क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की आत्मा क्या है, भारत स्वतंत्रता क्यों चाह रहा है और स्वतंत्र होने के बाद इसके कंधों के ऊपर कोई डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के लिए है क्या। हमको आजादी चाहिए क्योंकि अपना शासन चाहिए, एक छोटा मुद्दा है, ये सच है, होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक देश आजाद होना चाहता है, ये सच बात है, हम भी आजाद होना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने संविधान सभा में जो अंतिम भाषण दिया है उसमें उन्होंने बोला है, बोलते बोलते राजेंद्र बाबू ने कहा है, हम देश में अपना संविधान ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है। भारत का यह दर्शन, भारत का विचार, ये दुनिया भर को शांत करे। दुनिया में जो गुस्सा है, दुनिया में जो क्रोध है, दुनिया में जो इंपीरियलिज्म है, दुनिया के और देशों को गुलाम बनाने की लोगों की जो भावना है, शोषण है, गरीबी है, अवसाद है, इस सब से ये सारी दुनिया बाहर आवे, हम एक दिशा देंगे। हमारे पास एक दृष्टि है, राजेंद्र बाबू का भाषण है पर संविधान सभा के अंदर अंतिम। तो एक दृष्टि थी इस देश के बारे में, ये देश क्या है, क्यों आजादी चाह रहा है, इसको बुद्धिजीवी वर्गों को जानना चाहिए। क्रमांक 2, उन लोगों के जीवन में एक आचरण भी था। एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिख देना एक बात है, अपने जीवन में उस ग्रंथ के आदर्शों को जीना ये भिन्न बात है। मित्रों, उन लोगों ने अपने जीवन में उन आदर्शों को जिया था। वे राजनीति में थे, राजनीति से कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। राजेंद्र बाबू बहुत अच्छे वकील थे, बड़ी अच्छी कोठी के मालिक थे, बहुत अच्छी रोरिंग प्रैक्टिस करते थे, सब छोड़ करके राजनीति में आए। 2 बार इस देश के राष्ट्रपति अकेले वे ही व्यक्ति बने
और जब वे वापस पटना अपने प्रांत को, अपने गृह क्षेत्र को गए, इस राष्ट्रपति भवन को छोड़कर, मित्रों, उनके पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं था। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को लिखा, भाई मेरे रहने की कोई व्यवस्था करो, सदाकत आश्रम में मेरे लिए 2 कमरे बुक करा दो, मैं वहीं रहूंगा। वे सदाकत आश्रम पटना में 2 कमरे में आकर के पूरा परिवार रहता था और उस कमरे की छत बरसात में टपकती थी। ये जीवन की शुचिता है। वल्लभ भाई जब मरे, उनकी मृत्यु हुई, उनके सारे कमरे खोले गए, सारा सामान देखा गया, तो वल्लभ भाई पटेल भी बड़े बैरिस्टर थे। दोनों भाई विदेश में पढ़ करके आए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़ करके राजनीति में आए थे। और जब मृत्यु के बाद उनके एक सामान को देखा तो कुछ कुर्ते, कुछ धोतियां पुराने थे जो उनके हाथ से कते हुए सूत से बने थे, कुछ नहीं था पास में। तो जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उनके जीवन में एक बड़ी दृष्टि थी और एक जीवन में आचरण था, जीवन की शुचिता थी, पवित्रता थी। स्वयं जवाहरलाल जी भी एक दिन चुनाव प्रचार में गए थे मिर्जापुर, और मिर्जापुर से लौटते समय भी शास्त्री जी और 4-5 लोग और हैं, उनको कहते हैं, अरे भाई देखो भाई, मिर्जापुर के लोग जो है वो ऐसे ही हैं कुछ। शास्त्री का क्या बात हो गई? तो जवाहरलाल जी कहते हैं कि देखो, हमको बड़ी भूख लग रही थी, हमने कहा चलें, उन्होंने कहा जाइए। अब चाय पीने की इच्छा कर रही है, क्या करें, भूख भी लग रही है, रात का 8 साढ़े 8 बज रहा था, तो चलिए भाई स्टेशन के पास जाके चाय पी लेंगे, कुछ खा लेंगे। शास्त्री जी, जवाहरलाल जी, 3-4 और लोग मिलकर के एक ढाबे पर आकर के स्टेशन के पास इलाहाबाद में रुक गए। चाय पी, कुछ छोटा मोटा कुछ खाया, 2.5 रुपये का बिल बन गया। चाय वाला उनसे पैसे नहीं लेना चाहता था, सब जानता था ये कौन लोग हैं, फिर भी पूछा तो उसने कहा 2.5 रुपया बना। सबने अपना अपना जेब टटोला, तब सब मिला करके कुछ आने शास्त्री जी के जेब में थे, 1 रुपया 1.25 रुपया जवाहरलाल जी के जेब में था, एक महिला थी कोई चक्रवर्ती, उन्होंने कुछ पैसा दिया, मिला करके जैसे तैसे 2.5 रुपया बना। शास्त्री जी ने एक भाषण में इसका उल्लेख किया और कहा, यदि उस दिन 2.5 रुपया नहीं बनता, नहीं इकट्ठा हो पाता, तो कितनी हमारी बेइज्जती होती वहां। मित्र, इस बात को समझने की जरूरत है, देश कहां से चला, कहां पहुंच गया। डॉक्टर संपूर्णानंद एक अच्छे प्राध्यापक थे, बड़े विद्वान थे, लेखक थे, और वे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, बाद में राज्यपाल हो गए। राज्यपाल का उनका कार्यकाल समाप्त होने को था, तब वे राजशेखर व्यास नाम के एक पत्रकार हैं, लेखक थे, उनको वार्ता करते कहते हैं, भाई व्यास जी, हम क्या बताएं, हम बड़ी चिंता में हैं। व्यास जी ने कहा, क्यों, आप क्यों चिंता में हैं? हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा राज्यपाल का कार्यकाल कुछ महीने बाद समाप्त हो जाएगा, हम कहां रहेंगे, हमारे पास मकान नहीं है, हम काशी में हम तो कोई संपत्ति रखते नहीं, अब यहां से तो अवकाश मिल जाएगा तो कहां जाएंगे। ये राजशेखर व्यास जी ने लिखा है अपने संस्मरणों में। वो प्राध्यापक थे, वे वाइस चांसलर भी रहे, वे मुख्यमंत्री रहे, वे राज्यपाल रहे, रहने को मकान नहीं था। अटल जी भी कई महीने तक बिना चप्पल के घूमते रहे, क्योंकि पैसा नहीं था चप्पल पहनने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ऐसे संस्मरण हम सुन सकते हैं। वो राजनीति, वो दृष्टि, वो कहां चली गई और किसकी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना, एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे आंखों के सामने खड़ा है। जब संविधान बन रहा था तो अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं? अंबेडकर जी कहते हैं, हम लोगों ने बहुत विचार करके एक अच्छा सुंदर संविधान लोगों के हाथ में दिया है, लेकिन ये ध्यान में रखिए, इसको चलाने वाले लोग कैसे हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर चलाने वाले लोग ठीक नहीं होंगे तो ठीक नहीं चलेगा देश। अगर खराब संविधान भी, बहुत कमियों वाला संविधान भी अच्छे लोगों के हाथ में आ जाता है तो उसको अच्छे से चलाते हो, अच्छा संविधान भी खराब लोगों के हाथ में आ जाता है तो देश गलत दिशा में चला जाता है। ये उनका अंतिम भाषण है। हम कहां गलत हो गए,
गलती कहां हुई, यह मुख्य प्रश्न है। और जब कभी कोई भी देश भटकता है तो उसको ठीक रास्ते पर लाने का काम उस बुद्धिजीवी वर्ग का होता है, जो थोड़ा क्षमतावान है, थोड़ा विचारवान है। दुर्भाग्य यही हुआ, देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने ये सोच लिया ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। और सरकार में धीरे धीरे ग्रेजुअली डिग्रेडेशन हुआ, जो अवमूल्यन हुआ, क्षरण हुआ। उस देश कहीं का कहीं चला गया। और इसलिए हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हम बैठे हैं, तो क्या हम समझते हैं कि देश उन लोगों के हाथ में गया जैसा वो विचार कर रहे थे? स्वतंत्रता के आंदोलन को जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों के मन में जो था वही भाव लेकर के देश में लोग सत्ता में आए क्या? और सत्ता में आने के बाद उसी भाव, उसी दिशा को लेकर के चले क्या? वो शुचिता, वो प्रामाणिकता, वो दृष्टि, वो दर्शन, वो समझदारी, वो रही क्या, बची क्या? नहीं तो क्यों? और क्यों तो जिम्मेदार कौन? और कौन तो समाधान क्या? यह प्रश्न है। और ये जिया के हमारे बहनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा, तो मेरे को लगा मैं क्या आपके सामने बोलूं, बड़ा प्रश्न है। तो आजादी को लंबा समय बीत गया है और देश एक लंबे समय से एक भटकी हुई दिशा में आगे बढ़ भी गया है। सामान्य जन भोला होता है, सामान्य जन क्षमतावान भी नहीं समझता अपने आप को, लेकिन बुद्धिजीवी जो है, जो क्षमतावान है, जो थोड़ा समझदार हैं, वे हिम्मत नहीं हारते। वे देश को, समाज को ठीक दिशा देने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और धैर्य से फिर एक नई साधना करते हैं और भटके हुए देश को फिर ठीक दिशा में लाने की कोशिश करते हैं। वो कर्तव्य, वो दायित्व तो आज हम लोगों का है, अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग का। जो प्राध्यापक है, सामान्य जन की तुलना में थोड़े अधिक समझदार है। धीरे धीरे देश के नेताओं ने ऐसा समझा और ऐसा प्रयास किया कि देश में राजनीति करना बहुत सरल है। थोड़ा देर को कुछ लोगों को बहका दो, उनका वोट प्राप्त करो, फिर आनंद से 5 साल रहो, फिर थोड़ा कुछ लुभावनी बातें कहो, फिर 5 साल रहो। इस देश में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन संविधान ने दिया था। दुनिया में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, इसलिए देश ने दिखाई। देश बहुत सारी विविधताओं से जूझ रहा था। संविधान जो बड़ा बना है वो इन विविधताओं को एक रखने के लिए भी बना है। जिस समय देश में संविधान बन रहा था, उन दिनों देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा था। उनको कहीं प्रतिनिधित्व नहीं था, न मार्केट में उनको दुकान थी, न गांव में उनको जमीन थी, न व्यापार में कोई हिस्सेदारी उनकी थी, न नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी कोई महत्वपूर्ण थी। एक बड़ा वर्ग था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस देश के प्रत्येक 21 वर्ष के नागरिक को मताधिकार दिया। यह दुनिया में कोई नहीं दिया था। अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे यूएसएसआर में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, चाहे स्विट्जरलैंड में, चाहे कनाडा में, जहां जहां लोकतंत्र जिस भी रूप में आया, वहां पर सबको मताधिकार एक दिन मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। अपने देश में हुआ। और सबसे दूर बेचारा चुपचाप अपनी झोपड़ी में बैठा था या कहीं पेड़ के नीचे भी चुपचाप पड़ा हुआ था, वहीं जीवन काट रहा था, फुटपाथ पर भी था, उसको मताधिकार था। उसके मत की कीमत राष्ट्रपति के मत के बराबर थी। उसके मत की कीमत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मत के बराबर थी। उसके मत की कीमत एक वाइस चांसलर के मत के बराबर थी। इसका अर्थ है इस देश में सामान्य मतदाता का मत, अत्यंत गरीब, निरक्षर, उपेक्षित, वंचित व्यक्ति का मत, वो बराबर मूल्य का था। चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रपति हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से वाइस चांसलर हो, आर्थिक दृष्टि से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
अर्थ, राजनीतिक क्षमता अथवा विद्वत्ता, वो तीनों इसको राजनीतिक दृष्टि से इसके मत को प्राप्त थी। बड़ा काम था और धीरे धीरे इसमें सामाजिक परिवर्तन देश में आया। उस व्यक्ति ने अपने देश को देश की मूल धारा में पाया और देश में कोई न कोई दृष्टि से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा जो क्लास स्ट्रगल था, उससे देश बच करके सावधानी से आगे निकल आया। ये तो ठीक हुआ, लेकिन नेताओं ने बार बार यही कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता हम करेंगे। और सब देश को ये लगने लगा कि सारे देश का उद्धार ये राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल, सत्ता के लोग करेंगे। वो जो मैंने कुछ उदाहरण बताए आपको देश के नेतृत्व करने वाले लोगों के जीवन के, वो इस देश में सामान्य उदाहरण थे, अति सामान्य उदाहरण थे, सबके जीवन में ऐसे उदाहरण थे। लेकिन अब इनको कहने में भी अपने को संकोच होता है, क्योंकि इनको सुनने को भी तैयार नहीं लोग। इसको कल्पना लोग बताते हैं, वो प्रैक्टिकल राजनीति में आने की कोशिश करते हैं। इन्हें ये इम्प्रैक्टिकल राजनीति है। इम्प्रैक्टिकल में कौन ले गया, कौन ले गया, वहां तक पहुंचे कैसे आप, वहां से लौट करके कैसे आओगे? उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश का बड़ा मतदाता जो है वो विचारवान नहीं रहा, उसकी बुद्धि विश्लेषणात्मक नहीं रही, उसने सारी जिम्मेदारी सौंप दी ऊपर, भोलेपन में सब सौंप दिया। आप ही सड़क बनाइए, आप ही ट्यूबवेल लगाइए, हमारे खेत को पानी दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ाइए, सब आप ही को करना है। कुछ भी काम सरकार करेगी, सरकार करेगी। अपने भोलेपन में और विश्वासी स्वभाव के कारण से वो बेचारा शांत बैठा रहा, वो शांत ही बैठा है।